नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की होने वाली रैली स्थगित हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि रैली रद्द नहीं, स्थगित हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपुर जाऊं, यहां की जनता की सुविधा के लिए एक पीजीआई का सब सेंटर, सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करके आऊं। उसके अलावा 2 हाईवे, रेलवे कुल मिला के 83,000 करोड़ का विकास कार्य का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कई कारणों से आपके बीच में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ हम कार्यक्रम आज नहीं कर पाएंगे। आप सबके बीच में मैं फिर से एक बार रिग्रेट करता हूं और कार्यक्रम खत्म करता हूं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डाडम पहाड़ हादसे के स्थल का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ में खनन कार्य नियमों से नहीं किया गया, इसलिए खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी अनियमितताओं के चलते 5 लोगों के हादसे में जान गई है और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गांव के आम लोगों ने बताया कि यहां पर माइनिंग ढंग से नहीं हुई, इसकी जांच करवानी चाहिए। ये माइनिंग ठीक ढंग से नहीं हुई और किसकी जिम्मेवारी है, क्या है, इसकी इंक्वायरी की जाएगी, करवानी चाहिए ताकि जो जिम्मेवार हैं उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। माइनिंग के कुछ नियम हैं। करवाने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ में खनन कार्य नियमों से नहीं किया गया। और भिवानी जिला के डाडम खनन क्षेत्र में 1 जनवरी को हुए पहाड़ खिसकने के हादसे के बाद अब क्रशर एसोसिएशन, मजदूर, ट्रक मालिक और क्रशर कार्यों से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस घटना की जांच जल्द से जल्द करके काम को शुरू करवाया जाए, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना के कारण और पिछले 6 महीने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से प्रदूषण की समस्या के चलते पहाड़ खनन कार्य पर रोक लगी हुई थी। अब उनका कार्य नववर्ष के साथ शुरू हुआ था, परंतु इस दुर्घटना की वजह से फिर से बंद पड़ गया। ऐसे में उनकी मांग है कि लगभग 30 से 40 हजार लोगों की रोजी रोटी से जुड़े इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर कोविड के बढ़ते प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए झज्जर पुलिस की ओर से आम लोगों को फेस मास्क लगाने और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही झज्जर के डीएसपी राहुल देव ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति या वाहन चालक बिना मास्क के बाहर घूमते हुए मिले तो ऐसे लोगों के चालान करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज हमारी डबल कार्रवाई थी। एक तो जो सरकार ने हिदायतें दी हैं कोविड-19 के संबंध में, उसके संबंध में लोगों को जागरूक किया गया, लोगों के चालान काटे गए। उसके साथ साथ
सड़कों पे जाम की काफी समस्या थी जो एनक्रोचमेंट के कारण। तो नगर निगम वालों के साथ मिलकर वो एनक्रोचमेंट हटवाए। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती और जन जागरूकता से कोविड वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। वहीं झज्जर जिले में बुधवार को अलग अलग आयु वर्ग के 13,793 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें से वैक्सीन की पहली डोज 6,782 लोगों को लगाई गई, जबकि 7,011 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी। इसके साथ ही हर रोज 700 डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं डीसी श्यामलाल पुनिया और स्वास्थ्य विभाग ने जिलावासियों की अपील करते हुए कहा कि कोविड के नए वेरिएंट के बचाव के लिए वैक्सीन का सुरक्षा चक्र बेहद कारगर है। जिलावासियों को कोविड की महामारी से बचाने के लिए प्रशासन ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज कर दिया है। हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन का डेली का क्राइटेरिया 500 से लगभग 500 से 600 तक लग जाती है। तो गैप मेंटेन करने के लिए बोला गया है, 2-2 गज की दूरी पे खड़े होने के लिए, और जो भी आता है हम उसे मास्क बोला जाता है, मास्क लगा के अंदर एंट्री करना। पीछे चलो सारे। और गरीब बच्चों का नियम 134A के तहत एडमिशन नहीं होने से परेशान अभिभावक फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। अभिभावकों ने विधायक को बताया कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास कर रखी है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलॉट किया गया है वह स्कूल उनके बच्चों का दाखिला नहीं कर रहे हैं और अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं विधायक बलराज कुंडू ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक बात पहुंचाएंगे और हर हाल में गरीबों के बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा। दिक्कत सर 15 दिन से तो बच्चे बैठा है घर पर। 15 दिन तो बैठे, 15 दिन बिल्कुल आप देख लीजिए, 15 दिन से बैठे। 15 दिन से जिस दिन गए उन्होंने उसी दिन बड़े प्यार से 2 दिन अंदर स्कूल में जाने दे, कहते अपने स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आया निकलवा के ले आओ और अपना जो आधार कार्ड वगैरह है सारा ले जाके 2 दिन जमा करवाई। तीसरे दिन जब गई तो वो गार्ड और वो बैठी थी, वो ढुकने ही नहीं दिए, कह रहे मैडम बैठे ही नहीं। चौथे दिन भी गए, उस दिन भी कह रहे जब स्कूल बंद हो जाए। और कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बढ़ते प्रभाव के चलते महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देशों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी तथा डीआईजी बलवान सिंह राणा ने बुधवार को शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मॉल, बैंक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। वहीं नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार 3 तारीख सुबह 5 बजे से जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं इन सभी पे बिना कोविड कंप्लीट वैक्सीनेशन के कोई भी जा नहीं सकता। इसी निर्देश के पालन कराने हेतु हमने आज जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी विजिट की अलॉन्ग विद जो डीआईजी साहब हैं उनके साथ। तो हमने इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और बैंक्स एंड मॉल उनमें चेकिंग की और जो भी लोग बिना मास्क के, बिना कंप्लीट वैक्सीनेशन के पाए गए उनकी भी हमने चलानिंग की है। और इसके साथ ही 1-2 जो ऑनर्स थे जिन्होंने बिना वैक्सीनेशन के रेस्टोरेंट में बिठा के लोगों को सर्व कर रहे थे, उन लोगों के जो मैनेजर्स हैं उस पर भी हमने फाइन किया है। और रेवाड़ी में पुलिस की साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए गुम हुए लाखों के 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उप पुलिस अधीक्षक हंसराज ने अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मान पूर्वक उनके मालिकों को सौंपा। जिसके बाद मोबाइल फोन के मालिकों ने पुलिस का आभार प्रकट किया और पुलिस की ओर से किए गए इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की। आज मेरा जन्मदिन है तो कोई भी फेस्टिवल होता है, पार्टी होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उससे अच्छा है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाए, क्योंकि कोरोना आ रहा है। कोरोना का जो न्यू वर्जन है उससे लोग डर रहे हैं, हमें डरना नहीं है, उससे डट के मुकाबला करना है। आज यहाँ नाई वाली चौक पे मैंने उन लोगों को मास्क बांटे जिनके पास मास्क नहीं था। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब मास्क लगाएं।
और फरीदाबाद पुलिस ने बीते 22 दिसंबर को सेक्टर 15A की मार्केट के कैनरा बैंक से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा की रकम की लूटपाट को अंजाम देने वाली 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की वारदात में प्रयोग होने वाली मोटरसाइकिल, पिस्टल, विचारों को बरामद किया है। हालांकि अभी तक बैंक से लूटी गई राशि की रिकवरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले लिया है। वहीं लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों को 25,000 का इनाम देकर फरीदाबाद कमिश्नर पुलिस की तरफ से सम्मानित भी किया गया। वायरल भी हुए 22 दिसंबर को करीब 1 बजे सेक्टर 15 की मार्केट में कैनरा बैंक में 1,84,000 रुपए की लूट हुई थी। 3 नकाबपोश बंदे थे जो मोटरसाइकिल पे आए और चंद मिनट में ही लूट करके वहां से फरार हो गए थे। जो कैशियर था उसको पिस्टल दिखाया गया था और जो 1-2 और मुलाजिम थे उनको भी चाकू की नोक पे ये लूट को अंजाम दिया गया था। इसमें हमारे सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने 4-5 टीमें लगाई थी और इंस्पेक्टर विमल की टीम ने इसको कामयाबी हासिल करते हुए आज 3 बंदों को राउंड अप किया है जी। और सीपी साहब ने पूरी टीम को सम्मानित किया है, जिनको 25,000 रुपए आज नगद इनाम दिया है। जमीनी विवाद को लेकर झज्जर के डीघल गांव निवासी 3 व्यक्तियों की हत्या के मामले में वांछित एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के लिए आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर की गई 3 व्यक्तियों की हत्या की अलग अलग वारदातों का पर्दाफाश करते हुए झज्जर पुलिस की एक टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर मां, भाई और दादा की हत्या करने के मामले के वांछित आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अपने साथी अनिल के साथ मिलकर इसने परना से उनका गला घोटा था। उस वक्त जो है इसके दादा का जो देहांत हुआ था उस पर पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। गांव वालों ने मिलकर उस पर पोस्टमार्टम नहीं कराया था। परंतु जो दूसरी घटना हुई वो भी 15-20 दिन के अंदर अंदर ही हो गई, जिसमें कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी माँ को और अपने भाई को दोनों को मौत के घाट उतारा, जिसमें इसने पहले उनको नशे की गोलियां दी और उसके बाद ये दिखाने के लिए कि उन्होंने फांसी ली है, उनको फांसी के फंदे पर टंगा दिया गया। इसी पे तफ्तीश करते हुए हमने आज उसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश किया है और हमें 3 दिन का जो है इसका रिमांड, पुलिस रिमांड मिला है। अन्य जो इसके साथी हैं जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनको भी हम जल्द ही अरेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साक्ष्य इकट्ठे करके इसको एक स्ट्रॉन्ग केस बनाए। और हांसी शहर में हुए पूर्व फौजी रीतू राज हत्याकांड मामले को 4 महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने हत्या आरोपियों को पकड़ने के लिए अब 50,000 के इनाम को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। वहीं बता दें कि सीसीटीवी मिलने के बाद भी हत्यारों की पहचान नहीं हो पा रही है। सिटी थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि बीते 20 अगस्त को राम सिंह कॉलोनी में 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एक्स आर्मी ऑफिसर ऋतुराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हांसी पुलिस ने कई टीमें गठित की थी, लेकिन अभी तक पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऋतुराज की 2 व्यक्तियों ने बाइक पर आकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें हमने FIR 583 दर्ज कर ली थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने CCTV फुटेज वगैरह ली थी, जिसमें 2 लड़के बाइक पर आते हैं और गोली मार के भाग जाते हैं बाइक पर। जो वीडियो थी और फोटो हमने ली थी वो हमने मीडिया में सर्कुलेट की थी, लेकिन अभी तक उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। इस पे हमारे पुलिस अधीक्षक मैडम नीतिका गहलोत जी ने 50,000 रुपये इनाम भी घोषित किया था, जो अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये इनाम करवा दिया गया है। और पानीपत के समालखा उपमंडल में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन लूट, चोरी, रेप और मर्डर जैसी वारदातें सामने आ रही है। बीती रात समालखा में सरेआम
एक घी तेल व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर गुस्साए मृतक व्यापारी के परिजनों और व्यापारी साथियों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक नेशनल हाईवे 44 को बंद रखा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जब ये जैसे कि बेटा बता रहा है, जिसके पिताजी को, राजकुमार जी को, मित्तल जी को गोली लगी है, जैसे बेटा बता रहा है कि मैंने 112 पे फोन किया, पुलिस तो आ गई, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इसको, इसके पिताजी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, फर्स्ट एड दिलवाने का। इसमें तो उनकी कोताही है। हो सकता है वो बच भी सकते थे, टाइम पे फर्स्ट एड मिल जाती थी, जैसे बेटा बता रहा है। तो ये तो हर आदमी कोई भी आदमी संभाल का, कोई बच्चा, व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात चलते रहे तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। और हिसार के बरवाला उपमंडल के नजदीकी दौलतपुर गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात करीब 4-5 बदमाशों ने गांव में रहने वाले एक व्यक्ति राजा राम के घर में घुसकर परिवार के साथ मार पिटाई की और महिलाओं को भी चोटिल किया। वहीं शोर सुनकर जब पड़ोसी आए तो हमलावरों ने 2 राउंड फायर किया और वहां से भाग निकले, लेकिन दीवार फांदते वक्त एक शख्स ग्रामीणों की पकड़ में आ गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने हमले की सूचना पुलिस थाने में जाकर दी, जिसके बाद पुलिस ने जान से मारने की कोशिश और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं 1 बजे उठा था, जितना ही कुछ नहीं था। फिर 2:30 बजे वहाँ सोड रखी है तो एक खाट रखी है। मैं सोचा कुत्ता आ गया सोडा में बैठेगा, वह खाट का खुड़का होना चाहिए। फिर मैं कोई नहीं बाहर निकलिया, मैं चलो फिर कुआर खड़का खड़ हुई। मैं फिर उठ तो निकलिया तो ये ट्रैक्टर का दौरा 3 जने थे, चाकू ले रहे, पिस्तौल ले रहे थे। फिर मैंने मारा रुका रोड़ा, मगारा बचा लो, मारेंगे। फिर ये समझी सुते थे ये, फिर अचानक ये उठ के आए। निन्ना तो फिर घरवाली उठ के गई, जानते उसका लठ मारे हुआ तो चित्त गई उड़े। अच्छा इन पर लठ चलाया, निन्ना मेरे चला मैं लठ पकड़े तो ये उड़े, चक्कू कारण कौन पाए नहीं, चक्कू तो मारन हुए। फिर उन्हें बाहर फायरिंग कराया है, निन्ना पलाद और उठे है, पलाद पर फायरिंग कराया है, एक फायरिंग फिर उड़ा कराया है। फिर मैं उड़ला गेट से लेकर के बाहर गया। फिर इन्होंने कहा मखाबे ने चोरा ने पकड़ लो, मखा ये चोर हैं, डाकू हम मारेंगे। ये आज घटना घटी है, ये बिल्कुल दुखदपूर्ण है। ऐसा तो ये गांव के बीच में था, हम तो मानते हैं कि ये एक टारगेट किया गया है। टारगेट इसलिए मानते हैं क्योंकि पूरे गांव के बीच में ये माहौल हुआ है और पीछे भी गलियां हैं, पीछे मकान हैं, बिल्कुल आराम से लूट के जाने की जगह भी ऐसी थी। मतलब वहाँ नहीं आए वो, सिर्फ यहाँ आए। मेरी पर्सनल राय है ये टारगेट भी हो सकता है और ये तो गांव के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे तो अगर जिस तरह खेतों में जैसे लोग रहते हैं तो वो तो सुरक्षित कैसे महसूस। रतिया के बुढ़लाडा रोड पर बाबा फर्नीचर हाउस में लगी भयानक आग, तकरीबन 20 लाख रुपए का नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बरसाती मौसम होने की वजह से दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान में रखे सामान में आग लग गई। लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी तो करीब 1.5 घंटे बाद दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया तो फतेहाबाद से भी दमकल विभाग की एक और गाड़ी को बुलाया गया। बहरहाल घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हमें 8:25 पे सूचना मिली, श्री मोहनलाल सब फायर ऑफिसर ने सूचना दी हमें कि रतिया ये झारखंड फायर ब्रिगेड की गाड़ी में तेल नहीं है, तो आप कृपा करके फतेहाबाद की फायर स्टेशन की गाड़ी लेके रतिया जो आग लगी हुई है उस पर काबू करने के लिए आप जाए। हमने उसकी सूचना मिलते ही हम वहाँ से फौरन चल पड़े। जब तक हम आए यहाँ दूसरे तक आग कंट्रोल में हो गई। और फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। बादलों के चलते जिले के कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोग बारिश और ठंड के मौसम में
अगर बात की जाए तो इसके अलावा सहारा ले रही है। वहीं दिन भर बादलों की छाए रहने से धूप भी नहीं निकली। ऐसे में बारिश से चना और अन्य फसलों के पौधे को नुकसान पहुंचेगा, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं जिन फसलों की अभी हाल ही में सिंचाई की गई है, इनमें भी पानी भरने से नुकसान हो सकता है। हालांकि अब तक नुकसान की बात सामने नहीं आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो लोगों को ठंड से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। वहीं आढ़ती नरेश बंसल ने बताया कि इस बारिश से गेहूं की फसल अच्छी होगी। फसलों में बदलाव जरूरी है। धान में पानी ज्यादा लगता है, जिससे रबी में धान की जगह अन्य फसलें ले ली हैं, जिससे फसल चक्रण को अपनाना बहुत जरूरी है। हाँ, बारिश से ठंड तो बढ़ी है जी काफी। कितना प्रभाव पड़ा जैसे बारिश से? काफी प्रभाव पड़ गया मौसम पे। जो आज जला के बैठे हो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ठंडा हो गया माहौल अब यहाँ पर। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे इस तरह से मौसम के बदलाव के ऊपर? मौसम के बदलाव है, थोड़ा अगर हवा चल गई तो और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी इसमें। अभी तो फिलहाल चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सोनीपत जिले में हल्की बूंदाबांदी होने से रबी की फसल गेहूं, सरसों और चना के लिए लाभदायक साबित होगी, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट दिया था। बहरहाल शीत ऋतु में हो रही इस बूंदाबांदी से ठिठुरन के साथ ठंड बढ़ी। तो फायदा ही होगा, फूट अच्छी निकलेंगी, वरना बारिश बगैर तो फायदा ही नहीं था। अब तक तो ठंड बनी ही नहीं थी जो ठंड चाहिए थी। तो अब जैसे बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है? सुबह से बारिश हो रही है अब। तो गेहूं पर कितना असर इसका पड़ने वाला है, कितना फायदा होने वाला है? गेहूं पे अच्छा असर पड़ेगा, फूटे निकलेंगी, वरना एक नाव ही चल पड़े थे। गेहूं बारिश के बगैर तो ठंड थी ही नहीं अब की बार। और इसके साथ ही रोहतक और आसपास के क्षेत्र में बारिश हुई। बारिश से मौसम में अचानक बदलाव आया, जिससे ठंड बढ़ गई। बता दें कि कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश से आमजन को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है। इससे रबी की अन्य फसलों के साथ गेहूं की फसल को बहुत फायदा होगा। बारिश से बहुत फायदा किसानों को, सोना बरस रहा है। जो हमारे तेल की बचत हो रही है किसानों भाइयों के लिए, इससे अच्छी पैदा बनेगी, इससे बीमारी हटेगी। गेहूं में हमारी और फसल है, चना है, सरसों है, सब में फायदा ही फायदा इससे। और चरखी दादरी जिले में हल्का बूंदाबांदी हुई, जिससे रबी की फसलों को बहुत लाभदायक हुआ। बता दें कि मौसम विभाग ने 2 दिन तक बरसात होने की बात कही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने बताया कि गेहूं और सरसों की फसल में बारिश की वजह से बहुत फायदा होगा। इस बरसात की वजह से फसलों की भरपूर पैदावार होने की उम्मीद है। तकरीबन 3-4 अंगल बरसात हुई है। ये बरसात एक तरह से सोना पर सुहागे का काम देगी, क्योंकि सरसों के अंदर तो ऐसी बरसात बहुत ही बढ़िया है और गेहूं में भी फायदा होगा। तो जमींदार को इसमें फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।